आज की यह वीडियो हिंदी काव्य की महासंग्राम रिवीजन वीडियो होने वाली है। जो भी हमारे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, जिनको कल परसों या फिर आने वाले दिनों में हिंदी काव्य की परीक्षा देनी है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको मैं पास करा दूंगा। टॉप तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने पहले भी तैयारी की है तो आप लोग टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यह वीडियो देखकर जा रहे हैं तो आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। कुल मिला के 75 में से कम आप लोग 75 में से कम आप लोग 40 से 50 नंबर ला सकते हैं, अगर ये वीडियो लास्ट तक देख लेंगे। अगर आपने नाम मात्र की तैयारी की है, उसका मैं आप लोगों को सलूशन बताऊंगा, कैसे तैयार करना है, क्या करना है। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि हमने एक महासंग्राम पीडीएफ का पूरा प्रिपरेशन करके और उसको अच्छे से तैयार कर दिया है, जो कि आप सभी के लिए क्या है। और पिछले जितनी भी यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें लगभग प्रश्न उसी महासंग्राम पीडीएफ से आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन मैंने तैयार कर लिए हैं, जो कि आप सभी को मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आने की उम्मीद है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, ये भी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर रिसेंटली अभी ये पेपर 9 है, वो 3-4 दिन पहले पेपर हुआ है, ठीक है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, हिंदी काव्य का, ठीक है, बी फर्स्ट सेमेस्टर का। इसी तरह आपकी परीक्षा में पेपर होगा, पूर्णांक 75 नंबर का होगा। और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे, तो अति लघु उत्तरीय में देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी भी परीक्षा में आ सकते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, अगर एक भी पॉइंट मिस किए तो आप बाद में पछताएंगे। ये मत बोलिएगा कि सर आपने ये नहीं बताया था कि पूरा वीडियो देखिए, हम थोड़ा ही देख पाए थे। ये ऐसा एक्सक्यूज मत नहीं चलेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अन्य किन नामों से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है? मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं जिसमें प्रश्न ना आया हो, ठीक है। ये प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा एक और बड़ी यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है, जो कि अभी मैं, हालांकि कई सारे यूनिवर्सिटी के हैं जो कि अभी मैं प्रस्तुत करूंगा, वो भी पहले इसमें से देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वाला महत्वपूर्ण, इसको तुरंत टिक कर लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ शब्द का क्या अर्थ है? नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? यह भी पॉपुलर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तुलसीदास जी की भक्ति भावना को स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास जी की भक्ति भावना कैसे? ये भी पॉपुलर क्वेश्चन, इसको भी तुरंत नोट कर लिए, ये भी आएगा पक्का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतकालीन कवि घनानंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी कई बार आ चुका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तोड़ती पत्थर कविता का परिचय दीजिए। ये बहुत ही कम आता है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। ऊपर के जो 4 प्रश्न हैं, इनको आपको जरूर तैयार करके जाना है। ये फंसेंगे 90% चांस है, क्योंकि इसमें कुछ खास क्वेश्चन जैसे तुलसीदास जी वाला और रीतकाल वाला, और प्लस ये ऊपर वाला आदिकाल को अन्य नाम से जाना जाता है, वो कौन कौन से नाम है, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, तो फंसेंगे पक्का, ठीक है। अब खंडवा में देख लेते हैं। हो सकता है ये पिछली वीडियो में मैंने ये वीडियो बनाई हो शायद, ठीक है, लेकिन मैं दोबारा से इसलिए बना रहा हूं तो क्योंकि इसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए भी, ठीक है। अब आपको लघु उत्तरीय पोर्शन देखने को मिलेगा जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे। तो लघु उत्तरीय में आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनका उत्तर देना होता है, और प्लस कुछ संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए दिया जाता है पैराग्राफ, और कुछ लाइन्स दी जाती हैं, उनका करना होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है कि निम्नलिखित में से पद्यांशों में किन्हीं 2 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। यानी कि कुछ पैराग्राफ, कुछ पद्यांश, कुछ, ठीक है, आपको पैराग्राफ दे जाएंगे, इनकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। जैसे कि ये पैराग्राफ दिया गया है भैया, सतगुर लई क्रमाण करि ब्रहान लागा तीर, ठीक है। तो ये पंक्ति किस लेसन की है, ठीक है, किस पाठ की है, इसके लेखक कौन है, ठीक है, ये आपको संदर्भ में लिखना होगा। प्रसंग में मेन इसमें का सार क्या है, ये पंक्ति क्या कह रही है, वो लिखना होगा। फिर व्याख्या में इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेन लिखना होगा थोड़ा, कि ये इन शब्दों का मतलब क्या है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। इन 4 लाइनों का उत्तर हिंदी में कुल मिला के, ठीक है। तो इस तरह संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी होंगी आपकी परीक्षा में। सेम टू सेम यही पैराग्राफ नहीं आएगा, पैराग्राफ हमेशा बदला करते हैं, ठीक है, पद्यांश हमेशा बदला करते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ तो आपको तैयार करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आपके पास समय नहीं है तो ये वाला पोर्शन इग्नोर कर दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉमन होते हैं, वो हमेशा रिपीट होते हैं, इसलिए मैं उनकी गारंटी भी लेता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट भी प्रश्न, मतलब कि यहाँ पर पैराग्राफ पद्यांश दिया जाएगा जिसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। कुल मिला के 4 दिए जाते हैं, किन्हीं 2 पद्यांश की या फिर गद्यांश की या पैराग्राफ की आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। 4 में से किन्हीं 2 का, ठीक है, अथवा अथवा करके लिखा होता है।
अब आ जाएंगे विस्तृत उत्तरीय में। विस्तृत उत्तरीय में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं वो हम आपको क्लियर करा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है कि आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं बताइए। कई बार आ चुका, तो आदिकाल से जुड़ा एक दो प्रश्न पक्का फंसेंगे, तो श्योर है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। भ्रमर गीत का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। भ्रमर गीत एक लेखक की प्रमुख रचना है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि ये क्वेश्चन ना हमेशा नहीं रिपीट होता है। ये मैंने देखा कि बहुत मतलब आता है, लेकिन कुछ परीक्षाओं में, मतलब कि कुछ यूनिवर्सिटियों में आता है, कुछ में नहीं आता है। पिछले साल भी कई सारी यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं हुई, कुछ में आया था, कुछ में नहीं आया था। तो अगर आपकी इच्छा है, आपके पास समय है, तो तैयार कर सकते हैं, अथवा इग्नोर कर सकते हैं। फिलहाल इसका उत्तर मैंने तैयार कर लिया है, वो भी आपको मिल जाएगा भी, ठीक है। महादेवी वर्मा के गीत काव्य की विशेषताएं, 90% महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तुरंत नोट कर लीजिए, आने की उम्मीद पक्की है, ठीक है। उसके बाद अगला कि आंसू एक उत्कृष्ट बृह काव्य है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत ही कम आता है, तो आपकी इच्छा तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। 50-50 वाला क्वेश्चन है। फिलहाल उत्तर मैंने तैयार किया है, ठीक है। इसका आपकी इच्छा होगी तो तैयार कर लेंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देंगे। नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये बहुत ही कम आता है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी इस पेपर में मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर इसी वर्ष का है, तो पूछा गया था, आपकी इच्छा तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं अन्य मॉडल पेपर की ओर। दूसरा मॉडल पेपर एक बड़ी यूनिवर्सिटी का वो भी है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज पे चलेंगे। तो ये भी इसी वर्ष 2024 का ही एक हिंदी काव्य का पेपर है। 2023 और 24 के सेशन का, यहाँ पर 23 लिखा है, तो मत समझिएगा कि 23 का है, ये 2023 और 24 के सेशन का है, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिए, ओके। अभी रिसेंटली पेपर हुआ है, ओके। और ये भी हिंदी काव्य का पेपर है। अब इस पेपर से, इस मॉडल पेपर से कौन कौन से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, उनके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि भाई क्वेश्चन हिंदी के तो कम से कम दो मतलब कि हज़ारों क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हज़ारों क्वेश्चन होंगे, लेकिन क्या आप 1000 तैयार करके जा पाएंगे? नहीं। उसमें से कुछ छांट छांट के तैयार करना, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आपको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन पे। अतिलक उत्तरे का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन साहित्य के प्रवर्तक का नाम लिखिए, ठीक है। ये हमेशा नहीं आता है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन, इसका उत्तर मैंने महासंग्राम पीडीएफ में इंक्लूड किया है, आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। हमेशा नहीं आता, कभी कदार आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जायसी के द्वारा रचित काव्य का नाम लिखिए, यानी कि मलिक मोहम्मद जायफी द्वारा रचित कोई काव्य है, इनके बहुत सारे महाकाव्य हैं, उनके बारे में लिखना। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है भी है, एक आधा क्वेश्चन फंसेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये भी है भैया कि साखी किसे कहते हैं। तो साखी आप लोगों को मालूम होगी कि कबीरदास जी की प्रमुख रचना है ही, ठीक है। साखी शबद रमैनी, ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हमारे कबीरदास जी की। तो उससे जुड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी हमेशा नहीं आता, कभी कदार आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसका मतलब आपको जानना भी चाहिए। गागर में सागर भरना किस कवि के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है बिहारी जी के लिए, ठीक है। बिहारी जी बहुत ही पॉपुलर कवि है हिंदी काव्य के, उनके लिए बात कही गई। लेकिन गागर में सागर भरना, ये एक पंक्ति हो गई, ये एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो गागर में सागर भरना, इस पंक्ति की या फिर इस लाइन की व्याख्या कीजिए। गागर में सागर भरना जो ये है, इसका वर्णन कीजिए, या फिर गागर में सागर भरना जो एक शब्द है, ठीक है, इसका मतलब कि हो सकता आ जाए कि इसका अपने अर्थों में बताइए, ठीक है, कि गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इसके बारे में आपको जरूर प्रिपेयर कर लेना। ये क्वेश्चन ना कई बार परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। इस बात को तुरंत नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हमेशा फंसता है। और नेक्स्ट प्रश्न है भैया सूरदास जी से जुड़ा है। ये सूर सागर किसकी रचना है? तो कौन नहीं जानता भैया, सूरदास जी की ये रचना है सूर सागर। तो सूरदास जी से भी जुड़ा एक आधा क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोग वाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन हमेशा नहीं फंसता, लेकिन प्रयोगवाद, ठीक है, की शुरुआत कब से हुई है? प्रयोगवाद युग की विशेषताएं बताइए, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न फंस सकते हैं, ठीक है। तो इनको नोट कर लेना, इसका भी उत्तर मैंने तैयार किया है, ओके, ठीक है। उसके बाद है पाठ्यक्रम में निर्धारित पंत की कविता का नाम लिखिए, यानी कि जो आपके बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी कविता है, उसका नाम लिखना। बहुत ही कम आता है, आप इसे इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन धार्य कविता किस कवि की? ये भी बहुत कम आता है, इसको भी इग्नोर कर देंगे। नागार्जुन की दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। ये हमेशा नहीं आता है, लेकिन 50-50 वाला क्वेश्चन है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसका उत्तर मैंने तैयार किया, आपको अगर चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक है, हमारे पीडीएफ में, जो कि अब पीडीएफ हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हैं उसमें मैंने।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की छायावदोत्तर युग का समय कब से कब तक माना जाता है, यानी कि जो छायावदोत्तर युग है इसकी समय सीमा, या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएं बताइए, छायावाद युग की प्रमुख जो रचनाओं में विशेषताएं उनका नाम बताइए, फिर छायावाद की किन्हीं 4 रचनाओं के नाम बताइए, छायावाद के किन्हीं 4 कवियों के नाम लिखिए। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं छायावाद या फिर छायावदोत्तर युग से, जो कि पक्का फंसेगा फंसेगा। इसका भी उत्तर मैंने तैयार किया है, ठीक है। जैसे छायावाद का युग कब से कब, किस सन से किस सन माना जाता है, इस युग की कुछ विशेषताएं हैं रचनाओं की, कुछ रचनाएं हैं, कुछ कवि हैं, उनके नाम ये आपको तैयार कर लेना, महत्वपूर्ण फंस जाएगा पक्का। अब आ जाएंगे हम खंडवा की ओर, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय में कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर पूरी दिशा निर्देश दी जाती है, आपको ये जरूर पढ़ लेना कि कितने शब्दों में उसका उत्तर देना, कितने नंबर मिलेंगे, तो उसी हिसाब से आपको उत्तर देना। ये नहीं कि 2 4 6 लाइन में ही लिख दिया उत्तर, या फिर आपने 5 6 पेज में भर दिया। तो कुल मिला के जिस हिसाब से प्रश्न पूछेगा उसी हिसाब से उत्तर देना, इस बात को नोट कर लेना है आपको, ठीक है। और मैं आपको ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ ये आपकी परीक्षा में 99% उम्मीद है कि फंसेंगे, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं, अगर आप पहले से तैयारी की हैं तो वाकई में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आपने 1 ही 2 वीडियो देख कर फिर अभी जल्दी 1 2 दिन पहले 3 दिन पहले तैयारी करना शुरू किया है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे पास जो मतलब स्टडी मटेरियल है, जो नोट्स हैं, ठीक है, उनमें से आपको 75 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें से आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। 40 से 50 नंबर तक की हेल्प मिल जाए, कुल मिला के आप पास हो जाएंगे, ठीक है, ठीक ठाक नंबर से। बस इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। और पिछले सालों में, इस साल भी कई सारे छात्र अच्छे नंबर ले, मतलब कि अच्छी परीक्षाएं देकर आए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन वो हल करके आए, तो बोलते हैं कि सर आपने जो बताया था लगभग वही आया है। तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मुझे और भी एक्स्ट्रा वर्क करने का थोड़ा मतलब कि मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ भैया और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाँट के और हार्ड वर्क करके आप सभी के समस्त प्रस्तुत किए जाएँ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखा करिए, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, हम भी तो इंसान ही हैं। वो भी आप सभी के लिए कोई पैसे थोड़ी लेते हैं, आप लोगों से फ्री में देते हैं कंटेंट, ओके। अब आते हैं हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर। लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि भैया आदिकाल के विभिन्न नामकरण का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन अभी जो ऊपर मॉडल पेपर हमने आपको मतलब कि उस ऊपर मॉडल पेपर था, उसमें ही पहला प्रश्न था आदिकाल से जुड़ा, कि आदिकाल को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, और उनको जो अन्य नामों से जाना जाता है तो उन नाम को रखने वाले कौन कौन से कवि और कौन कौन से लेखक विद्वान हैं, उनका नाम लिखिए। तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं है मेरी जानकारी के अनुसार जिसमें प्रश्न आया हो। तो आपके कम से कम भैया अति लघु उत्तरीय में आ गया तो 3 नंबर पक्के, लघु उत्तरीय में आ गया तो कम से कम आपके 5 से 8 नंबर पक्के, 7 नंबर पक्के, या फिर 6 नंबर, और दीर्घ उत्तरीय में आ गया तो मान लीजिए आपके 10 नंबर तो पक्के ही पक्के। तो इसको तो जरूर आपको तैयार करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाथ साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस बार मैं 2023 और 24 के सेशन में देख रहा हूं मैं, ठीक है, नाथ साहित्य से जुड़े हर एक यूनिवर्सिटी में, चाहे वो अवध यूनिवर्सिटी हो, या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी हो, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, ठीक, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, चाहे जितनी भी यूनिवर्सिटी हो, सभी में मैंने हिंदी का पेपर देखा और सभी में ये प्रश्न आ रहा भैया हिंदी साहित्य की विशेषताओं पर, ठीक है। सॉरी, नाथ साहित्य के बारे में बताइए, नाथ साहित्य का प्रवर्तक बताइए, नाथ साहित्य की विशेषताएं बताइए। ऐसे नाथ साहित्य से क्वेश्चन हमेशा आ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको इस बार तैयार ही कर लेना है। इसका उत्तर मैंने बाकायदा से तैयार करके कई सारे नाथ साहित्य से जुड़े क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, और इसके उत्तर भी तैयार किए हैं, जो कि अभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है भी आपके एग्जाम के लिए, तो जरूर इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया काहे को ब्याही विदेशरी लखी बाबुल मोरे का कथ्य स्पष्ट कीजिए। ये नहीं आने की उम्मीद है, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है आप सभी, ओके। उसके बाद एक और यहाँ पर प्रश्न है कि अकाल और उसके बाद की कविता प्रकृति की कौन सी आपदा को दर्शाती है, इसको भी इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। धरती कितना देती है कविता का केंद्रीय भाव, ये भी बहुत ही कम आने की उम्मीद, इसको भी इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में लिखना है, उनकी 5 विशेषताएं लिखना है। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो भी रचनाएं हैं, जो भी उन्होंने रचनाएं रची हैं, उसकी कोई 5 विशेषताएं बताइए, उसमें क्या क्वालिटियाँ थी वो आपको लिखना है, बस 5 विशेषताएं क्या विशेष है वो लिखना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है, इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, कविता का केंद्रीय भाव क्या है। तो बहुत कम आने के चांस है, आपकी इच्छा तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन टॉप लेवल का है, कवि धूमिल के काव्य की विशेषताएं बताइए। यानी कि जो हमारे प्रमुख कवि धूमिल हैं, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें क्या विशेष है, क्या क्वालिटियां हैं,
उन किन्हीं 4 या फिर 5 विशेषताओं के बारे में लिखना है पॉइंट वाइज करके, जैसे कि नंबर 1 विशेषता, ठीक है, नंबर 2 विशेषता, नंबर 3 विशेषता, इस तरह पॉइंट वाइज करके लिखना है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि लिखावट पे भी आपको ध्यान देना, थोड़ा अच्छे से लिखना है। 1-2-3 पेज आगे के जो 1-2-3 पेज होंगे उनको तो आप अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, तभी एग्जामिनर जान पाएगा कि हाँ भैया इस बंदे की राइटिंग भी अच्छी है। तो राइटिंग भी कुछ मैटर करता है आपकी परीक्षा में, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार इसका उत्तर देंगे, ठीक। कभी धूमिल से जुड़े क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा, ये तो तय है, इस बात को मैंने ध्यान इस बार कई सारी यूनिवर्सिटियों में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, धूमिल से जुड़ा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय आ जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय में कुछ आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आएगा और कुछ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। इसको मैं PDF जो है ना, इसको मैं अटैच कर दूंगा व्हाट्सअप टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। अब हम आपको ले चलते हैं महासंग्राम PDF की ओर, ठीक है, जिसमें से आपकी परीक्षा में लगातार क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम आ गए हैं हिंदी काव्य की महासंग्राम PDF की ओर। इस PDF से 75 में से कम 50 से 60 नंबर के प्रश्न आएंगे। ये पिछले कई यूनिवर्सिटियों मैंने पूरा का पूरा देख लिया है और आपकी भी यूनिवर्सिटी की मैं पूरा भरोसा आपको दिला रहा हूँ, गारंटी भी दे रहा हूँ कि परीक्षा जो आपकी लगी है उसमें कम से कम 50 से 60 नंबर की हेल्प इस वीडियो से आपको मिल जाएगी, यदि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं उनको आप तैयार करते हैं, प्लस जो जो मैंने ऊपर बताए हैं क्वेश्चन मॉडल पेपर के वो तैयार करते हैं, तो ठीक है। हो सकता है कि कुछ ऊपर मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन थे, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है जिसका उत्तर ना मिले इस PDF में, उसको आपको इंटरनेट पे सर्च कर लेना है, ठीक है। और ये PDF बहुत ही हेल्पफुल आप सभी के लिए साबित होगी, क्योंकि ये मैंने आप सभी के लिए तैयार किया है। इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों में कई बार रिपीटेड हैं और इस बार भी कई यूनिवर्सिटियों में परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आपकी भी परीक्षा में आने की उम्मीद है, उसी हिसाब से PDF तैयार किया है, ठीक है। इसमें कहीं अन्य क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये सब पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है और इस बार जो कोई यूनिवर्सिटियों में आए हैं वो सारे क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में जो आने की उम्मीद है वो सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि भैया भक्ति काल की प्रमुख काव्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो 4 प्रमुख शाखाएं हैं। पहला संत काव्य शाखा है, सूफी काव्य शाखा है, राम काव्य शाखा है, कृष्ण काव्य शाखा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्ति काल की 3 प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि भैया छायावाद युग की किन्हीं प्रमुख विशेषताओं के नाम लिखिए या फिर भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं के नाम लिखिए। देखिए, भक्ति काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें नंबर 1 पे है कि भक्ति का प्राधान्य, ठीक है, यानी कि भक्ति को बहुत ही प्रधान यानी कि मेन माना गया है, मुख्य। नेक्स्ट है कि आदर्श एवं सुधारवादी मानववृत्ति, और तीसरा है गुरु की महत्ता, यानी कि गुरु को बहुत ही उच्च स्थान, बड़ा स्थान दिया गया है, ठीक है। तो ये 3 विशेषताएं हैं जो कि कई बार आ चुका है, प्रश्न याद रखेंगे। अब जैसे भैया नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि हैं, बहुत सारे कवि हैं लेकिन 4 पूछ रहा तो 4 ही लिखेंगे, ठीक है। कबीरदास जी, जायसी जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, ये प्रमुख कवि हैं भक्ति काल के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भैया निर्गुण भक्ति की दोनों शाखाओं के नाम लिखिए। निर्गुण भक्ति शाखा की 2 प्रमुख शाखा हैं, निर्गुण काव्यधारा की, ठीक है, फिर निर्गुण भक्ति की, ठीक है। 2 शाखाएं हैं, पहला है ज्ञान मार्गी, दूसरा है प्रेम मार्गी। इस बात को ध्यान रखेंगे, 2 शाखाएं हैं। और जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि भैया सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं हैं, ध्यान से सुनेंगे, सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं हैं। अभी तो निर्गुण के बारे में आपने जाना, तो निर्गुण भक्ति की कितनी शाखाएं हैं, 2 हैं, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। और सगुण की 2 हैं, वो है राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और निर्गुण भक्ति के 2 प्रमुख कवि हैं, कबीरदास जी, दायसी जी। और कृष्ण भक्ति शाखा के जो 2 प्रमुख कवि हैं वो सूरदास जी, नंददास जी हैं, ठीक है। और कृष्ण भक्ति काव्य की 4 प्रमुख विशेषताएं, तो ये विशेषताएं प्रस्तुत हैं, ठीक है। इसी तरह आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम भक्ति काव्य शाखा की 2 विशेषताएं, ठीक है। तो इसमें लोक मंगल की कामना है, महान आदर्शों की कल्पना है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, यानी कि राम के ऊपर, भगवान श्री रामचंद्र के ऊपर ज़्यादा अच्छी रचनाएं या फिर अधिक रचनाएं, या फिर जिन्होंने सिर्फ राम भक्ति शाखा के ऊपर यानी कि राम भगवान के ऊपर या फिर उनकी भक्ति पर रचनाएं रची हैं, वो एकमात्र कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, ठीक है। इनकी सारी रचनाएं राम भक्ति शाखा पर आधारित हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तकालीन काव्य की रचना किन भाषाओं में हुई है, तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। भक्तकाल की जितनी भी रचनाएं रही हैं, चाहे वो जो भी रचना रही हो, ठीक है, काव्य रही हो, कविता रही हो, वो सभी रचनाएं सदुक्कड़ी, पंचमेल, खचड़ी, ब्रज एवं अवधी भाषाएं में हुई हैं, ठीक है। और राम भक्त शाखा के 2 प्रमुख कवि हैं राम भक्त शाखा के, तो पहले तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, दूसरा है भूपति जी हैं, ठीक है। इसी तरह
आपको कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख रचनाओं के बारे में और उनके कवियों के नाम, जैसे कि कृष्ण भक्ति शाखा के 2 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं बताइए। तो कृष्ण के जी के ऊपर जो रचनाएं रची हैं, या फिर कृष्ण जी को आधार मानकर, भगवान मानकर, ठीक है, कोई कोई जैसे कि भगवान शिव को मानता है, कोई कोई भगवान, ठीक है, श्री रामचंद्र जी को मानता है, कोई कोई श्री कृष्ण जी को मानता है, ठीक है, और कोई लोग होते हैं सभी को मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक दिमाग होगा, कोई ना कोई आपका एक भगवान होगा जिसको आप लोग ज़्यादा मानते होंगे, ठीक है। उसी तरह ये सूरदास जी हैं जिन्होंने कृष्ण भगवान को आधार मानकर सभी रचनाएं रची हैं। तो इनकी प्रमुख रचना सूर सागर है। और नंददास जी भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, कृष्ण जी को पूरा भगवान मानकर इनके ऊपर रचनाएं रची हैं, जो कि भंवर गीत इनकी रचना है नंददास जी की। तो इसी प्रकार इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन, अति लघु उत्तरे, लघु उत्तरे और विस्तृत उत्तरे, सभी क्वेश्चन हैं और उसके उत्तर हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये पूरी की पूरी PDF कवि का मैं आपको बता दूं 36 पेज की है। तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, रेत काल के नामकरण की विवेचना कीजिए, ये भी महत्वपूर्ण कई बार आ चुका है, ठीक है। ये पूरी की पूरी PDF हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे अभी अटैच कर दे रहे हैं। तो आप हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ज्वाइन होकर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें इस सब्जेक्ट की, यानी कि हिंदी के फर्स्ट सेमेस्टर की महासंग्राम PDF दे दीजिए, तो हम आपको वहीं पर तुरंत प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस कर दीजिएगा, तो वहीं से तैयारी कर लीजिएगा PDF डाउनलोड करके। आप कहीं पर भी रहेंगे तैयारी करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। और बाकी जब पेपर हो जाइएगा तो हमें क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड करिएगा, ठीक है। जय हिंद।